हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द एमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में हम इंक्लूड करते हैं लिंगरिंग चैलेंजेस एंड एमर्जिंग चैलेंजेस। लिंगरिंग चैलेंजेस मीन्स ऐसी समस्याएं जो काफी सालों से चलती आ रही है, जिसमें हमने रीड किया रूरल क्रेडिट एंड रूरल मार्केटिंग को। एमर्जिंग चैलेंजेस यानी कि उभरती हुई जो समस्याएं हैं रूरल एरिया में, इसमें हम इंक्लूड करते हैं एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर। हमारे यहाँ पे जो मोस्टली जो किसान हैं वो गरीब किसान हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। और अगर हमारे जो किसान हैं वो सिर्फ क्रॉप फार्मिंग में लगे रहते हैं तो उनकी जो इनकम है वो अनसर्टेन होती है। जिस साल फसल अच्छी होती है उस साल उनकी इनकम अच्छी हो जाती है, और जिस साल फसल अच्छी नहीं होती तो हमारे किसानों की जो इनकम है वो भी नहीं होती। इसलिए हमारे यहाँ पे फार्मर्स उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी पूरे साल उनकी इनकम जनरेट होती रहे, हमारे फार्मर्स के सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए जरूरी है कि क्रॉप फार्मिंग के साथ साथ जो नॉन फार्म एरियाज हैं, यानी कि खेती करने के अलावा रूरल एरिया में अदर एक्टिविटीज की जानी चाहिए, जिससे हमारे किसानों की इनकम सर्टेन हो सके, उनका जो लाइवलीहुड है वो सस्टेनेबल लाइवलीहुड हो सके। तो एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर मीन्स कि रूरल एरिया में एग्रीकल्चर के अलावा, क्रॉप फार्मिंग के अलावा अदर एक्टिविटीज की जानी चाहिए, जिसमें फर्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री, ताकि ये जो अदर एरियाज हैं इनमें हमारे फार्मर्स को एम्प्लॉयमेंट मिले और उनकी इनकम जनरेट हो। तो एनिमल हस्बेंड्री ये हम पिछली क्लास में कर भी चुके हैं। एनिमल हस्बेंड्री, इसको हम लाइव स्टॉक फार्मिंग भी बोलते हैं। इसमें हम इंक्लूड करते हैं पोल्ट्री, कैटल, गोट एंड शीप। तो टोटल हमारा जो लाइव स्टॉक है उसमें 42% जो शेयर है वो है पोल्ट्री का, 25% शेयर है कैटल का और 20% शेयर है गोट एंड शीप का। हमारे यहाँ पे रूरल एरिया में क्रॉप फार्मिंग के साथ साथ लाइव स्टॉक फार्मिंग भी की जाती है, और मोस्टली जो वीमेन है उनकी एम्प्लॉयमेंट का मेन सोर्स है इन रूरल एरिया। जैसे जैसे हम इरिगेटेड एरिया से सेमी एरिड और एरिड एरिया की तरफ जाते हैं, यानी कि जो सिंचाई वाले एरिया है जहाँ पे अच्छी सिंचाई की व्यवस्था है, उन एरिया से जैसे जैसे हम सूखे एरिया की तरफ जाते हैं जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, तो वहां पे जो एनिमल हस्बेंड्री है वो मेन सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का। हमारे यहाँ पे जो एनिमल हस्बेंड्री है इससे 7 लाख स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। हमारे यहाँ पे जो लाइव स्टॉक है इसकी जो क्वांटिटी है वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम क्वालिटी वाइज कंपैरिजन करें डेवलप्ड कंट्रीज के साथ तो हमारा जो लाइव स्टॉक है वो क्वालिटी वाइज ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ पे जो वेटरनरी जो सर्विसेज है उनकी कमी है, और दूसरा जो भी प्रोडक्शन के लिए जो भी टेक्निक की जरूरत होती है, जो नो हाउ है उसकी भी बैकवर्ड नो हाउ हमारे यहाँ पे है, बैकवर्ड टेक्निक हमारे यहाँ पे यूज की जाती है। लेकिन फिर भी जो एनिमल हस्बेंड्री है ये हमारे यहाँ पे रूरल एरिया में फार्मिंग के साथ साथ, क्रॉप फार्मिंग के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री भी की जाती है, लाइव स्टॉक फार्मिंग भी की जाती है, जिससे हमारे रूरल एरिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और उनकी इनकम जनरेट होती है, उनकी इनकम सर्टेन होती है, पूरा साल उनकी इनकम बनी रहती है। सेकंड जो हमारा है एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर, यानी कि क्रॉप फार्मिंग के अलावा अदर जो एक्टिविटीज है वो है फिशरीज, मछली पालन, मत्स्य पालन,
तो ये जो फिशरीज है ये मेन हमारी की जाती है केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु स्टेट्स के रूरल एरियाज में। तो जो भी मछली पालने वाले जो समुदाय है उसको हम बोलते हैं फिशरीज कम्युनिटी। जो फिशरीज कम्युनिटी है वो मछली पकड़ने के लिए डिपेंड है इनलैंड सोर्सेज पर और साथ ही साथ मैरीन सोर्सेज पर। इनलैंड सोर्सेज में हम इंक्लूड करते हैं रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स, और जो मैरीन सोर्सेज हैं इसमें हम इंक्लूड करते हैं सीज एंड ओशंस। और इन दोनों को, इनलैंड सोर्सेज और मैरीन सोर्सेज को मिलाकर हम बोलते हैं वाटर बॉडीज। और जो फिशरी जो कम्युनिटी है, जो मछुआरों का समुदाय है, वो इन सोर्सेज को बोलता है प्रोवाइडर, दाता, क्योंकि वो इनसे मछलियों को पकड़ता है, फिर उनको सेल करता है, जिससे उनकी इनकम जनरेट होती है। तो जो ये इनलैंड सोर्सेज और मैरीन सोर्सेज हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, इनको जो फिशरीज जो कम्युनिटी है वो इनको प्रोवाइडर बोलती है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो मछुआरे हैं उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, तो इसीलिए उनकी कंडीशन को सुधारने के लिए जो हमारे यहाँ के जो मछुआरे हैं वो ऋण के बोझ के तले डूबे रहते हैं, ऋण का बहुत बोझ है उनके ऊपर, तो इसीलिए उनको टाइम टू टाइम क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए। दूसरा, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको प्रमोट किया जाना चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप मीन्स कि जो भी मछुआरे हैं वो अपनी छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करें और उन बचतों से जो भी उनके समुदाय के जो लोग हैं उनको कम इंटरेस्ट रेट पर उनकी हेल्प करें। तो एक तो उनको क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जानी चाहिए, दूसरा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको भी प्रमोट किया जाना चाहिए, और तीसरा जो भी मछली पकड़ने की नई नई जो टेक्निक है उनको डेवलप किया जाना चाहिए और मछुआरों तक उन सुविधाओं को पहुंचाया जाना चाहिए ताकि उनकी जो स्थिति है उसको सुधारा जा सके और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा वो मछलियां पकड़ सके, उनकी इनकम जनरेट हो और उनकी जो कंडीशन है उसमें सुधार हो सके। नेक्स्ट हमारा है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मीन्स फार्मिंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। जो हॉर्टिकल्चर है, बागबानी भी हम जिसको बोलते हैं, तो हॉर्टिकल्चर जो है वो हमारा एम्प्लॉयमेंट अदर देन एग्रीकल्चर नहीं है, ये हमारा क्रॉप फार्मिंग का ही दूसरा रूप है। इसको हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप फार्मिंग बोल सकते हैं। तो जो हॉर्टिकल्चर है ये हमारे रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट का मेन सोर्स बनता जा रहा है। हॉर्टिकल्चर में हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है ड्यू टू रिसर्च, डेवलपमेंट एंड न्यू टेक्नोलॉजी। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। हमारा जो इंडिया है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड, और मैंगो, बनाना, कोकोनट, कैशूनट एंड स्पाइसेस में हम इंडिया में सबसे आगे हैं। इंडिया जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है ऑफ मैंगोज, बनानास, कोकोनट, कैशूज एंड स्पाइसेस में। 1991 से 2012 तक इस पीरियड को गोल्डन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में हमारी जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। इसमें जो रूरल एरिया है उसमें लोगों की इनकम बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। इससे सस्टेनेबल लाइवलीहुड भी पॉसिबल हुआ है, क्योंकि जो हॉर्टिकल्चर है ये पूरे साल की जाती है, जिससे किसानों की इनकम पूरा साल जनरेट होती है, उनको अनसर्टेनिटीज फेस नहीं करनी पड़ती। तो ये मेन सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है उसमें 20% शेयर हॉर्टिकल्चर का है, यानी कि अकेला जो हॉर्टिकल्चर है वो रूरल एरिया में 20% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है।
धीरे धीरे हॉर्टिकल्चर के अंडर जो एरिया आता है वो हमारा इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन इससे जो नुकसान है वो ये है कि पहले जो एरिया पल्सेस के लिए यूज किया जाता था, पल्सेस का जहां प्रोडक्शन होता था, अब उसका यूज हॉर्टिकल्चर के लिए किया जाने लगा है, यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल और फ्लावर्स की खेती करने के लिए किया जाने लगा है, जिससे हमारे जो वेजिटेरियन जो लोग हैं और जो दालें हैं वो प्रोटीन का एक मेन सोर्स है उनके लिए। लेकिन क्योंकि पल्सेस का प्रोडक्शन अब कम होने लग गया है तो दालों के जो भाव है वो बढ़ने लग गए हैं, जिससे हमारे जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको पूरी तरीके से प्रोटीन नहीं मिल पाता, क्योंकि वो दालों के प्राइस बढ़ने की वजह से उनको ज्यादा नहीं खरीद पा रहे। लेकिन हॉर्टिकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, इसीलिए रूरल एरिया में हमारे जो किसान हैं, जो रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं, उनकी इनकम इंक्रीज हुई है, उनकी कंडीशन में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट अदर देन एग्रीकल्चर, वो है कॉटेज एंड हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज हमारी होती है ऐसी इंडस्ट्रीज जो बाहर बिल्डिंग ना बना के घरों में ही प्रोडक्शन किया जाता है, जिसमें कम इन्वेस्टमेंट लगती है। और रूरल एरिया में मोस्टली कॉटेज एंड हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, जहां पे रूरल एरिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनकी इनकम जनरेट होती है। तो पहले जो कॉटेज एंड हाउसहोल्ड जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें मेनली जो काम किया जाता था वो था स्पिनिंग, काटने का, वेविंग, बुनने का, डाइंग, रंगने का, ब्लीचिंग, वाइट करने का। लेकिन हमारे यहाँ पे धीरे धीरे अर्बन एरिया में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज शुरू हुई उसकी वजह से इन इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा धक्का लगा। लेकिन अब जो कॉटेज और हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज हैं उसमें और एक्टिविटीज हमारे सामने आई हैं, और एक्टिविटीज की जाने लगी हैं, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं फॉर एग्जांपल सोप मेकिंग, डॉल मेकिंग, मशरूम कल्टीवेशन एंड बी कीपिंग। तो इसमें जो कॉटेज और हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज हैं इनकी वजह से रूरल एरिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। मेनली जो वीमेन है वो मोस्टली इन कामों में लगी होती हैं। जो कॉटेज और हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज है ये मेनली चलाई जाती हैं फार्म्स वीमेन द्वारा, फार्म्स वीमेन ग्रुप, यानी कि खेतों में काम करने वाली जो महिलाएं होती हैं उनका जो ग्रुप है वो इन एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करता है। और ये जो ग्रुप है ये रूरल एरिया में वीमेन्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे वीमेन की इनकम इंक्रीज होती है, उनकी जो इनकम है वो सर्टेन हो जाती है, जिससे उनकी कंडीशन में सुधार होता है। तो ये मेन सोर्स है, एक तो हमारा एनिमल हस्बेंड्री, दूसरा हमारा फिशरीज, थर्ड हमारा हॉर्टिकल्चर एंड कॉटेज एंड हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज। ये जो हमारी एक्टिविटीज हैं ये क्रॉप फार्मिंग के अलावा रूरल एरिया में की जाती है, जिससे हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम इंक्रीज होती है, उनकी इनकम सर्टेन हो जाती है और उनकी जो लाइवलीहुड है वो उनका सस्टेनेबल होता है, उनका जो अच्छे तरीके से वो अपना गुजारा चलाते हैं।